हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल बच्चा लोगों, कैसा चल रहा है आप सबका सर्दियों में? हाल चाल कैसा चल रहा है? पढ़ाई कैसी चल रही है? एक बार फटाफट बताएं। चलिए शुरू किया जाए आज की अपनी चर्चा। इस चर्चा में है कुछ खास, जैसा कि आप देख सकते हैं जापान में आया है भूकंप, और उस भूकंप को लेकर के आज हम बहुत कुछ पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहले कविता के द्वारा एक बढ़िया सी शुरुआत की जाए। सर्दियों में थोड़ा सा एक बेहतर माहौल आप लोगों को दिया जाए, उसके बाद फिर शुरू करते हैं अपनी कहानी। ठीक है। धरती का गूढ़ रहस्य आज जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, उस पर एक कविता है इसी विषय पर। धरती का गूढ़ रहस्य, रिंग ऑफ फायर की कथा। यानी आज पूरा रिंग ऑफ फायर, भूकंप, प्रशांत, या जितनी भी प्लेटें हैं, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, सब कुछ समझाने जा रहा हूं बड़े ही मजेदार ढंग से। और इसमें है प्रीलिम्स का भी बहुत सारा कंटेंट, जो आईएएस में अभी नहीं लेकिन एनडीए के एग्जाम में पूछा गया, तो यूपीएससी में कभी भी पूछा जा सकता है। लेकिन सबसे पहले कविता से शुरुआत की जाए, थोड़ा आपको भी लगे कि अच्छा यार, प्लेट विवर्तनिकी, रिंग ऑफ फायर, ये सब विषय भी क्या कविता में ढाले जा सकते हैं जिस पर साहित्य कभी नहीं लिखा गया? उन विषयों को अब हम साहित्य के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सरल है। आवाज अच्छे से आ रही है? एक बार सब बच्चे बताएंगे आवाज एकदम तगड़ी वाली आ रही है? तब मैं शुरू करूं। और आपको बस यही सोचना है कि अपने लाइफ में नवाचार, इनोवेशन को हर पल आप धारण कर सकते हैं अगर आप केवल सोचने की कला अपनी विकसित करिए आईक्यू आईपी के द्वारा। जैसा आप सब देख रहे होंगे इस समय प्रीलिम्साथॉन में किस प्रकार से सीसेट में मैं एंट्री करके और कल से आप लोगों की तैयारी स्टार्ट कराया हूं। ठीक है, सब कुछ बढ़िया। चलिए, धरती का गूढ़ रहस्य, रिंग ऑफ फायर की कथा। एक कविता जो सुर, लय, ताल और तुकबंदी में रिंग ऑफ फायर, टेक्टोनिक प्लेट्स, विवर्तन की प्लेटों और भूकंपों की गहराई, तीनों को दर्शाती है। और भारत को क्या सबक सीखना चाहिए जापान से? जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी, भूकंप, महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, सीधा सीधा सिलेबस का पार्ट है। तो जरा देखिएगा, तुकबंदी समझ में आए तो बताइएगा। अधर में लटकी है धरती की छत, अधर में लटकी है धरती की छत, नीचे जलता है ज्वालामुखी का रथ। अधर में लटकी है धरती की छत, नीचे जलता है ज्वालामुखी का रथ। कहीं भूकंप, कहीं सुनामी की मार, रिंग ऑफ फायर का अद्भुत संसार। कहीं भूकंप, कहीं सुनामी की मार, रिंग ऑफ फायर का अद्भुत संसार, जो आज आपके सामने ओपन करने जा रहा हूं, जिससे जापान बहुत परेशान है। अब यानी आगे बढ़ते हैं। विवर्तन की प्लेटों की कहानी कविता के द्वारा। धरती के नीचे अदृश्य खेल, धरती के नीचे ऐसा खेल जो हम देख नहीं पाते। धरती के नीचे अदृश्य खेल, जहां टकराती चट्टानों की बेल, जहां टकराती चट्टानों की बेल, जिन्हें हम कहते प्लेट विवर्तन की। इनकी चालें बड़ी गतिशील, रहस्यमय और तकनीकी। प्रशांत प्लेट, अब एक एक प्लेट पर कविता। प्रशांत प्लेट महासागर का राजा, यूरेशियन प्लेट विशाल धरातल का बाजा, भारतीय प्लेट हिमालय की माला, नाजका प्लेट चिली में भूचाल की ज्वाला। धीमे धीमे ये चलती हैं, पर जब दबाव बढ़ जाए, हजारों घर गिरा दे जब ऊर्जा बाहर आए। रिंग ऑफ फायर यानी प्लेट विवर्तन की बताया गया। अब आते हैं रिंग ऑफ फायर यानी धरती का नृत्य। रिंग ऑफ फायर आग का घेरा, जहां धरती का कंपन है गहरा। 40,000 किलोमीटर का क्षेत्र विशाल, जहां भूकंप और ज्वालामुखी का होता कमाल। जापान, इंडोनेशिया, चिली, पेरू, कनाडा, अमेरिका, सब इसमें घेरू, यानी सब इस फायर के अंतर्गत आते हैं। सब इसमें घेरू, देखिए पेरू और घेरू, जापान, इंडोनेशिया, चिली, पेरू, कनाडा, अमेरिका, सब इसमें घेरू। फिलीपींस, रूस और मैक्सिको के तट, हर जगह दिखती इसकी छटपट। क्लियर है? तो ये आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं विस्तार के साथ। 2011 जापान का महाभूकंप, लहरों में आई सुनामी की छंप, 9.0 तीव्रता से कांप उठा जग। फुकुशिमा ने दी परमाणु वाक का राग, 15,000 लोग लहरों में खो गए, खेत खलिहान घर सब सो गए। सुनामी ने मचाई भयंकर तबाही, सबक हमें भी लेना है, तैयारी हो साथी। तो ये आप देख सकते हैं। अब आता है भारत को क्या सीखना चाहिए। तो
भूकंप से डरना नहीं सीखे हम जापान से, वो आपको सिखाऊंगा। आपदा को अवसर बनाए नई खोज और ज्ञान से। कैसे? भूकंप पूर्व चेतावनी हो जारी, सुनामी अलर्ट में न आए देरी, भवन को बनाए भूकंप रोधी, आपदा में ना रहे कोई मोहित। यानी उसका सलूशन ढूंढे, याद रखेगा। तो निष्कर्ष यही कि हम तैयार हों, धरती का कंपन रुक नहीं सकता, पर तैयारी से हम झुक नहीं सकते। ज्ञान विज्ञान और जागरूकता से आपदा से बच सकते हैं हम दृढ़ता से। रिंग ऑफ फायर, धरती का ज्ञान, भूकंप और सुनामी का बने समाधान, भूकंप और सुनामी का बने समाधान। ठीक है, तो एक छोटी सी कोशिश आप सबके सामने यह सिखाने के लिए कि अब आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ, यानी ट्रेडिशनल पढ़ाई से आगे बढ़िए और एक नई दुनिया आप अपनी स्वयं की रचिए, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण ढंग से। तो आज है 14 जनवरी और आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब अब इस संक्रांति से ऊर्जा लें, क्योंकि सूर्य की आराधना ऊर्जा, और इस ऊर्जा के द्वारा अपने जीवन में सिलेक्शन की ऊर्जा को भरें। चलिए, आज हम यानी सबसे पहले जिस विषय पर बात करेंगे वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, तो बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। यानी जापान में भूकंप, और इंडियन एक्सप्रेस में आप देख सकते हैं इसको कैसे कैसे हम लोग टैकल करेंगे। अरे क्या ही कर दिया मैंने भाई, आज इस फाइल को डाउनलोड करते समय मैंने कुछ गड़बड़ी। एक मिनट बच्चों, ओके, इसको इनेबल कर देता हूं, अब सही है, ठीक है। तो हम क्या क्या करने जा रहे हैं, यानी सबसे पहले यही टॉपिक आपके जापान भूकंप, जिसको हम पढ़ेंगे किन किन पेपरों के हिसाब से, वो आपके सामने रखते हैं। और बहुत मजेदार कहानी बनाई, चूंकि देखिए जब टॉपिक थोड़ा सा टफ हो, नंबर वन, टफ क्यों होता है? क्योंकि उसमें टर्मिनोलॉजी बहुत होती है, प्लेट टेक्टोनिक, ढेर सारी प्लेटें, फिर उसके बाद उसके सबडक्शन जोन है, ना जाने क्या क्या। तो आज एक कहानी भी रखा हूं। टॉपिक, अगर टॉपिक टफ होगा तो पहले कहानी से समझेंगे और फिर उसके बाद कंटेंट के अंदर चल के उसका IQ IP करेंगे। तो जीएस पेपर 1 यानी ज्योग्राफी, जीएस पेपर 3 आपदा प्रबंधन, ऐसे और प्रीलिम्स के लिए हम करने जा रहे हैं जापान के अर्थक्वेक पर एक विस्तृत चर्चा। फिर इसके बाद प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री, भैया ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री क्या है। फिर प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे साइबर थ्रेट्स, ये क्या है, इसके बारे में विस्तार से बातचीत, WEF क्या है। फिर इसके बाद एक आज हम पढ़ने जा रहे हैं पितृसत्ता, पैट्रियार्की का एक रूप जिसे हम कहते हैं पुरुषत्व। तो ये पुरुषत्व क्या है, मैस्कुलिनिटी क्या है, इसकी भावना क्या है, ये महिलाओं की स्थिति को कैसे प्रभावित करती है। जीएस पेपर 1 महिला एवं महिला संगठन, जीएस पेपर 2 जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग, इससे इथिक्स, इथिक्स की कई केस स्टडी आज सॉल्व करने जा रहा हूं, क्योंकि कई केस स्टडियां आई हुई हैं, तो ये आपका हो जाता है। फिर इंडियन डायस्पोरा के ऊपर जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 प्रीलिम्स, जीएस पेपर 2 में सिलेबस IR का पार्ट ही है, जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी को बढ़ाने में इंडियन डायस्पोरा की भूमिका, और प्रीलिम्स तो आज इंडियन डायस्पोरा। और बहुत से टॉपिक आज देख सकते हैं जो थे, जो ऑलरेडी डिस्कस्ड है, जैसे रेड होल माइनिंग, आप देखिएगा उठा करके, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा हिंदू में। ट्रंप की बताने की जरूरत नहीं है, ट्रंप का शासन क्या इंपैक्ट, सब बहुत विस्तार से। अजरबैजान एयरलाइंस विमान दुर्घटना, सब कुछ ही हो चुका है, ये सब एडिटोरियल या आप विस्तृत रूप से देखेंगे तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। यानी मैं इसलिए सारे टॉपिक रखता हूं जिससे कि आप यह दिमाग में रखें कि कोई चीज मैं छोड़ता नहीं हूं। ऑलरेडी डिस्कस पीएम किसान कितनी बार हो चुका था, पीएम कुसुम योजना, तो ये आज सब इन सब पे एडिटोरियल थे बाबूजी, तो इस वजह से इनको आपको बता दिया गया, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहे, कोई भी टॉपिक आपका छूटता नहीं। बाकी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, फाउंडेशन, तो आप आधारशिला फाउंडेशन हमारा ज्वाइन करिए। इसके साथ अगर आप हिंदी ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए हिंदी साहित्य के बैच का नाम है, जिसमें बहुत कम पढ़ा के बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश मैं करता हूं, और मेन फोकस आंसर राइटिंग पर होता है। सेम यही हिस्ट्री ऑप्शनल मैं स्वयं ही पढ़ाता हूं, प्रबोधन बैच, तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो भी बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पर लंबे समय तक करना चाहते हैं, उनके लिए हमने अभिव्यक्ति पास भी बनाया। अभिव्यक्ति पास यानी अगर आप अभिव्यक्ति पास लेते हैं तो 2 वर्षों तक अभिव्यक्ति के सभी कोर्सेज में आपकी पहुंच रहती है, और स्वाभाविक रूप से आपको और बेहतर
ढंग से तैयारी करने का मौका मिलता। तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। 1 मिनट बच्चों, ये कुछ परेशान कर रहा है मुझे। आ जाओ भाई, कहीं को फिसल रहा। और बताइए आप सब लोग, कुछ अपने क्या चल रहा है अभी? अच्छा बताना, प्रीलिम्स का कॉन्फिडेंस एक नंबर है कि नहीं, एक बार बताना, तब तक मैं ये इनको सही कर रहा हूं। प्रीलिम्स का कॉन्फिडेंस 1 नंबर पे है कि नहीं अभी फिलहाल बताना। शिवम गर्ग सर, राज भाई और हर्षिता का इंटरव्यू कैसे रहा? नहीं, अभी राज का इंटरव्यू है, भूल गया, तो 5 को है या 6 को है, और 4 को या 6 को हर्षिता का है। ठीक है, तो आप, ठीक है, राज का तो इंटरव्यू आप ही लोगों ने लिया है, अभी एक दिन लिया है कि नहीं लिया? राज का इंटरव्यू आप ही लोग ले रहे थे, तो जो, ठीक है। चलिए, जापान ने 6.9 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की। आग का छल्ला, रिंग ऑफ फायर क्या है, यह विषय हम विस्तार से डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत विस्तृत रूप से। चलिए, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर को घेरने वाला एक टेक्टोनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र है, और इसकी विशेषता यह कि यहां पर प्रायः यानी अक्सर, या हम कहें फ्रीक्वेंटली, भूकंप भी आते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट भी होते हैं, और यह सबडक्शन जोन वाला एरिया है। तो रिंग ऑफ फायर की 3 विशेषताएं, भूकंप भी आता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, और यह सबडक्शन जोन वाला एरिया है। यह पृथ्वी की भूभौतिकीय गतिविधियों को आकार देने में यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इस लेख में इस रिंग ऑफ फायर्स के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है, जिसका रेफरेंस है कि जापान, जहां पर 13 जनवरी यानी कल 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था। तो रिंग ऑफ फायर इसीलिए चर्चा में आया, और इस विषय पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करें। अब रिंग ऑफ फायर, और स्वाभाविक रूप से ढेर सारी प्लेटें हैं, यूरेशियन प्लेट हो गई, इंडियन प्लेट हो गई, पैसिफिक प्लेट हो गई, ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, ठीक है, सोमाली प्लेट हो गई, अफ्रीकन प्लेट हो गई, अरबियन प्लेट हो गई, साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई, अंटार्कटिका प्लेट हो गई, नजाका, ये सारी प्लेटें हैं। सबडक्शन जोन क्या होता है वो सब भी, ठीक है। तो हम एक कहानी आज सबसे पहले आपके सामने रखेंगे, रिंग ऑफ फायर, जिससे कि आप पूरी चीजें बेहतर ढंग से समझ जाएं, तब आप आईक्यू आईपी के साथ चल पाएंगे। चूंकि आईक्यू आईपी बहुत ज्यादा है, एक बार मैं आपके सामने रख दूं ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, और क्यों एक कहानी के द्वारा मैं आपको ये टॉपिक समझाना चाहता हूं, क्योंकि जो नए बच्चे उनको इससे बड़ी मदद मिलती है। यानी आप कहानी के द्वारा चीजों को लंबे समय तक अपने दिमाग में रख सकते हैं। नहीं तो कंटेंट क्या होता है, एडिटोरियल में ऐसा नहीं होता कि संपूर्ण कंटेंट होता है। एडिटोरियल में एक डिस्कशन आ जाता है, कई पॉइंट आ जाते हैं, लेकिन वो सारे पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं होते। तो ऐसे में जो मैं कहानी बनाता हूं, तो उसमें जितने कंटेंट एडिशनल हो सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, सब मैं शामिल कर लेता हूं। तो ज्योग्राफी ऑब्वियस है, जीएस पेपर 1 में देखिए सीधा महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं जैसे भूकंप, यानी सिलेबस का सीधा पार्ट, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक्स। तो इसका मतलब कि हमारा टॉपिक 100% रिलेवेंट हो गया कि भाई हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जापान का भूकंप और उसको लेकर के रिंग ऑफ फायर, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। फिर उसके बाद हमको जापान से क्या सीखना चाहिए, जापान का जो मॉडल है डिजास्टर मैनेजमेंट का, उससे हमें क्या सीखना चाहिए, ये सारी बातें हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी सिलेबस से सीधा कनेक्ट हो गया। और प्रश्न भी देख सकते हैं, 2021 में आपसे पूछा ज्वालामुखी विस्फोट, यानी एक महत्वपूर्ण जियोफिजिकल फेनोमेना ज्वालामुखी विस्फोट। अब स्वाभाविक रूप से 2025 में आपसे पूछेगा भूकंप की घटनाएं, तो ये सिंपल है, ये दिखाने का मतलब है कि प्रश्न सीधे सीधे आपसे पूछे जाते हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए, यानी ज्योग्राफी वाले पेपर के लिए मैंने एक मॉडल क्वेश्चन क्रिएट किया है। रिंग ऑफ फायर एक गतिशील टेक्टोनिक क्षेत्र है जो प्रशांत क्षेत्र के भूवैज्ञानिक परिदृश्य को आकार देता है। द रिंग ऑफ फायर इज अ डायनेमिक टेक्टोनिक जोन दैट शेप्स द जियोलॉजिकल लैंडस्केप ऑफ द पैसिफिक रीजन। डिस्कस द मेजर टेक्टोनिक प्रोसेसेस ऑपरेटिंग इन दिस रीजन एंड देयर इंपैक्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट, यानी हमारे और आपके ऊपर उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। इस क्षेत्र में यानी रिंग ऑफ फायर में संचालित सभी टेक्टोनिक प्रक्रियाओं
के बारे में बात कीजिए और मानव बस्तियों पर क्या उनका इंपैक्ट होता है यह भी बताइए। ये मैंने प्रश्न बनाया जिसका आंसर आगे दिया गया। तो अब अगर इस प्रश्न के अंदर तक जाना है, आप स्वयं विचार करो बच्चों। आप लोग कहते हो ना कि आंसर राइटिंग या एक कॉमन फिनोमिना है, कभी कभी आपके सामने कोई टॉपर या कोई भी इंटरव्यू दिया हुआ बच्चा ये भी कह देता है कि अरे आंसर राइटिंग की क्लास तो शुरू में नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जब शुरू में हमारी समझ डेवलप होती नहीं है तो हमें लगता है कि शुरू में नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप डे वन से अपनी समझ विकसित करें, और अगर मैं रिंग ऑफ फायर अभी आपको कहानी के द्वारा समझा पाने में कामयाब हो रहा हूं, और यह भी कामयाब हो रहा कि वो कैसे प्रशांत क्षेत्र के भूवैज्ञानिक परिदृश्य को एक शेप देता है और उसका क्या इंपैक्ट ह्यूमन सेटलमेंट पे पड़ता है, अगर ये सारी बातें मैं आपको बता पाऊं तो आप इसका आंसर क्यों नहीं लिख पाएंगे? ये हमेशा याद रखिएगा। तो D1 से आंसर राइटिंग करना है तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग स्वाभाविक रूप से कहानियों से हम समझेंगे। फिर विश्व के भौतिक भूगोल, ऑब्वियस इसके अंतर्गत भी आ जाएगा, प्लेट टेक्टोनिक वगैरह। यूपीएससी में जीएस पेपर 3 आपदा एवं आपदा प्रबंधन में आ जाएगा। अब देखिए क्या प्रश्न पूछा, भूकंप संबंधी 2021 में ही पूछा, खतरों के प्रति भारत की संवेदनशीलता के बारे में चर्चा करें। यानी भारत कितना वल्नरेबल है भूकंप के संदर्भ में। पिछले 3 दशकों के दौरान भारत के विभिन्न भागों में भूकंपों के कारण हुई प्रमुख आपदाओं की मुख्य विशेषताओं सहित आपको चर्चा करनी है। आप देख सकते हैं। तो सीधा सीधा भूकंप पे पूछ रहा, आप कहेंगे सर तो जापान का, लेकिन भारत क्या सबक ले, उसमें एक बड़ा सा पैराग्राफ है जिसके बारे में अभी हम बातचीत करेंगे। फिर 2017 में पूछा, दिसंबर 2004 में सुनामी की घटना के लिए जिम्मेदार क्या कारक थे बेटा? तो आज वो भी आप सीखने जा रहे हैं कि सुनामी की घटना के लिए भूकंप भी एक जिम्मेदार कारक है। कैसे है उसके बारे में अभी हम लोग कहानी के द्वारा और फिर अंदर कंटेंट के द्वारा सीखेंगे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो डायनामिक है, कभी भी आपसे पूछा जाएगा, इसलिए ये पहला लेक्चर आपके लिए आज एकदम जेब में डालने वाला है। अब देख सकते हैं जीएस पेपर 3 में 2015 में ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंपों की आवृत्ति बढ़ी है। लीजिए, हालांकि इनके प्रभाव को कम करने के लिए भारत की तैयारियों में महत्वपूर्ण खामियां। तो फिर से आ गया, यानी भूकंप और उसका मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, यह विषय आपके सामने आ रहा है जिस पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ। फिर इन सब को ध्यान में रखते हुए मैंने जीएस पेपर 3 के लिए क्वेश्चन आपके सामने रख दिया। जापान प्रशांत रिंग ऑफ फायर के साथ अपने स्थान के कारण सबसे अधिक भूकंप प्रवण देशों में से एक है। यानी जापान इज वन ऑफ द मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन कंट्री ड्यू टू इट्स लोकेशन अलोंग द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यानी प्रशांत में जो रिंग ऑफ फायर है, एकदम समझिए कि जापान के घर में है वो, इसके कारण से वो ज्यादा वल्नरेबल है। बिल्कुल सही बात है। अब कह रहा कि इस पृष्ठभूमि में जापान की आपदा तैयारी रणनीतियों का मूल्यांकन करें। यानी जापान किस प्रकार से डिजास्टर को प्रिपेयर करता है कि मतलब उसको रोक सके, और सुझाव दें कि भारत भूकंप के जोखिमों को कम करने के लिए इसी तरह के उपाय कैसे अपना सकता है। यानी भारत जापान से क्या सबक ले सकता है, ये मैंने इसलिए दिया कि भविष्य में अगर आप भारत का भूकंप मैनेजमेंट पर कुछ लिख रहे हैं तो आप जापान से क्या सबक लें, एक पैराग्राफ आप वहां पर डाल दें। सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद हो गया एसे के लिए मैंने एक मॉडल एसे बना ही दिया, और बाकी हमने कल भी डिस्कस किया कि हम मानवीय नियमों का तो सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं परंतु प्राकृतिक नियमों का नहीं। तो भूकंप क्या है? प्राकृतिक नियमों का परिणाम है, ठीक है। तो आप जापान की यह घटना एग्जाम्पल के रूप में डाल दीजिएगा तो हो गया, मान लीजिए। अब हमने मॉडल बनाया किनारे पर रहना, लिविंग ऑन द एज। प्रशांत रिंग ऑफ फायर की भू राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियां 1000 से 1200 शब्द लिखने की कोशिश की। द जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। फिर यूपीएससी, आप देखिए ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 में वहां पर भी सिलेबस का सीधा सीधा पार्ट प्लेट टेक्टोनिक्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां भूकंप और सुनामी सिलेबस का पार्ट आप देख सकते हैं। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए भी ये टॉपिक हो जाता है महत्वपूर्ण। अब ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्या क्वेश्चन है, जरा इस पर भी एक निगाह आप मार लीजिए। सबडक्शन जोन के गठन के विशेष संदर्भ के साथ, सबडक्शन जोन यानी थोड़ा ऑप्शनल का, थोड़ा डीप जाएगा। प्लेट टेक्टोनिक्स की अवधारणा की व्याख्या करें। मैं आपको कहानी के द्वारा, आपको बस ये नोटिस करना है, क्या मैं कहानी के द्वारा सबडक्शन जोन, प्लेट टेक्टोनिक्स का कॉन्सेप्ट सिखा पाऊंगा कि नहीं सिखा पाऊंगा? अगर सिखा पाऊंगा तो फिर आपको हैप्पी रहना, नहीं तो फिर स्वाभाविक रूप से आपको सोचना है कहानी आपकी बेकार रही, आपका मैंने समय जाया किया।
तो सबडक्शन जोन के गठन के विशेष संदर्भ में एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक विद स्पेशल रेफरेंस टू द फॉर्मेशन ऑफ सबडक्शन जोन्स, डिस्कस हाउ द interaction of multiple tectonic plates in the Pacific Ring of Fire contribute to the frequent occurrence of earthquakes and volcanic activity। यानी पहले तो ये बताइए कि भाई प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, और फिर चर्चा कीजिए कि प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में कई टेक्टोनिक प्लेट आपस में क्रिया कर रहे हैं और ये किस प्रकार उनकी क्रिया के कारण भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं घटित हो रही, जिसका करंट उदाहरण जापान का है। अब मान लीजिए ऐसा कोई प्रश्न आप डील कर रहे हैं और आपने पढ़ा है कि सर ने बताया था कि जापान में आया था भूकंप, आपने अपने आंसर की शुरुआत उसी से कर दी कि जापान में आए हुए हालिया भूकंप। तो इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को यह महसूस होता है कि आप कितना कनेक्ट हैं, जो आप यानी आपकी जो कॉपी चेक करेगा कि आप वर्तमान की घटनाओं के साथ आप गहरे स्तर पर कनेक्ट हैं, ठीक है। और जिनका भी ऑप्शनल ज्योग्राफी, आप ये ध्यान रखिएगा, वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन सब ज्योग्राफी में नहीं आते, बहुत रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद यहां से आगे बढ़े, अब सेम यही सिलेबस यूपीपीसीएस का है। जीएस1 ज्योग्राफी, आप एक भी पंक्ति का अंतर बताइए अगर यूपीएससी से अलग हो, तो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपी के हैं या यूपी के नहीं भी हैं बट यूपी करना चाहते हैं, आपको तो यूपी की तैयारी जरूर करनी चाहिए, किसी भी स्टेट के बच्चे को, चूंकि देख सकते हैं पूरा सिलेबस यूपीएससी का, एक पंक्ति का आप अंतर नहीं दिखा सकते हैं। सेम बिहार पीसीएस के अंदर भी आएगा। भारत का भूगोल, क्या इसमें यह विषय पूछा जा सकता है कि नहीं? ऑब्वियस है, बिहार पीसीएस में भी पूछा जा सकता है, कहीं भी, झारखंड का हो, उत्तराखंड का हो, कहीं पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। राजस्थान का हो, वो अलग बात है, छोटा और बड़ा देख सकते हैं। आरपीएससी में भी भूकंप, ठीक है। क्लियर बच्चों? तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। 2023 में आपसे प्रश्न पूछा गया जीएस पेपर 3 में यूपीपीसीएस में, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। तो ये एक प्राकृतिक आपदा है स्वाभाविक रूप से। रिंग ऑफ फायर क्यों महत्वपूर्ण है? रिंग ऑफ फायर एक महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक विशेषता वाला क्षेत्र है जो वैश्विक भूकंपीय और ज्वालामुखी गतिविधियों को प्रभावित करती है। इसके मार्ग में आने वाले देशों को अक्सर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे आपदा प्रबंधन नंबर 1, शहरी नियोजन नंबर 2 और जलवायु अनुकूलन पर नीतियों पर असर पड़ता है। जापान स्वाभाविक है, काफी ज्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि वो 4 टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है, प्रशांत, फिलीपीन सागर, ओखोटस्क और यूरेशियन, ठीक है। इनके चौराहे पर आप ऐसा मानिए वो स्थित है। तो ये पूरी चीजें हैं, पूरा कंटेंट आपके पास है, देख सकते हैं आप, यहां से देख सकते हैं। रिंग ऑफ फायर क्या है, अग्नि, रिंग ऑफ फायर में टेक्टोनिक एक्टिविटी कैसे होती है, ये सब आपको कंटेंट विस्तार से दिया। जापान कैसे भूकंप के प्रति संवेदनशील है, ग्लोबल टेक्टोनिक प्लेट्स के सारे एग्जांपल यहां पर है, सबडक्शन जोन क्या होता है ये भी आपको यहां पर विस्तार से बताया गया है, ठीक है। वॉल्केनिक एक्टिविटीज क्या है, कैसे हो रही हैं, वो भी बताया गया है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट क्या होता है ये भी आपको यहां बताया गया है। तो ये सारी चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन इसको आप, अगर मैं इस एंगल से पढ़ाऊंगा, ट्रस्ट करिएगा, जब मैं कंटेंट बना रहा था, ये सारे एग्जांपल और केस स्टडीज हैं, अगर इस एंगल से आप पढ़ेंगे, आप ट्रस्ट करिए, आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में नहीं आएगा। सारे फैक्ट मैंने डाल दिए, लेकिन आपको कैसे समझ में आएगा? जब अभी कहानी के द्वारा सब समझाऊंगा, फिर आप ऐसे दौड़ने लगोगे, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। टफ सेगमेंट है। अब जैसे देखिए, प्रमुख टेक्टोनिक गतिविधि, अब आप देखिए कितना इससे बेहतर कंटेंट आप निकालिए, यानी रीजन जापान, वॉल्केनो, टेक्टोनिक फीचर्स, टाइप ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, नोटेबल इवेंट, इंपैक्ट। और ये एक मत सोचिएगा कि केवल एक स्लाइड, यानी क्षेत्र, ज्वालामुखी या विवर्तनिक विशेषता उसकी क्या है, टेक्टोनिक गतिविधि का प्रकार कौन सा, उल्लेखनीय घटना और प्रभाव। अब जापान में आप देख सकते हैं ज्वालामुखी, फूजी पर्वत, तोहोकू क्षेत्र, ठीक है। अब टेक्टोनिक गतिविधि यहां कैसे हो रही, प्रशांत प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसना, तोहोकू क्षेत्र, सबडक्शन जोन। तो एक एक पूरे विश्व का, केवल ये जापान का नहीं है, आप देख सकते हैं फिलीपींस भी हो गया अभी, ठीक है, न्यूजीलैंड हो गया, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, यानी हर एक देश का, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, हर एक देश का कौन सा ज्वालामुखी वह किस प्रकार की टेक्टोनिक गतिविधि से हो रहा है,
उसका क्या इंपैक्ट है, ठीक है। जापान में आपदा का मैनेजमेंट कैसे होता है ये देख सकते हैं। यही पिक्चर आपको कॉपी करके और अपने आंसर में डाल देना है जब आप इंडिया के बारे में लिखेंगे और जापान से कंपेयर कराते हुए नेशनल लेवल पर वो क्या करता है, ठीक है ना, फिर स्टेट लेवल पर, म्युनिसिपल लेवल पर, फिर कम्युनिटी यानी हमारे और आपके लेवल पर क्या करता है। वैश्विक तुलना और सबसे अच्छी प्रैक्टिस चिली में होती है, इंडोनेशिया में होती है, कैलिफोर्निया में होती है, भारत में भूकंपीय क्षेत्र कौन सा, हिंद महासागर की सुनामी, हम क्या क्या आपदा प्रबंधन का अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है। रिंग ऑफ फायर में जो कुछ भी होता है उसका सिर्फ नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट होता है उसका, ठीक है, यानी पॉजिटिव इंपैक्ट भी होता है, फिर उसके बाद उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है, दोनों बातें यहां पर लिखी हुई। तो ये सारी बातें हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है, पॉइंट इज क्लियर। अब उसके बाद देख सकते हैं यानी मॉडल क्वेश्चन जो आपके लिए बनाया गया उसका आंसर भी यहां पर क्रिएट कर दिया गया है, तो आपको कहीं से कुछ टेंशन लेना ही नहीं। लेकिन अब इस टॉपिक को अगर हमको समझना है तो स्वाभाविक है हमको चलना पड़ेगा यानी कहानियों की दुनिया में। क्या आप सब एग्री करते हैं? मैं चलो सच्ची से बता दो एक बार, सारे बच्चे आता हूं, सबका नाम भी लेता हूं, थोड़ा आप लोगों से बातचीत भी करता हूं, फिर उसके बाद आता हूं, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या कहानी समझने की आवश्यकता नहीं, इतना सच सच बताओ, कहानी समझने की आवश्यकता है कि नहीं है? अरे भाई बताइए, कहानी सुनने की आवश्यकता है कि नहीं? ऐसे नहीं कि मैं कह रहा हूं सुनील सर कह रहे हैं, आप सुनील सर की बात है और हम कैसे काटे, नहीं बेटा, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो अब अगर कहानी सुनना है, कहानी रिंग ऑफ फायर की, तो चलिए 1 मिनट के लिए अपलोड कर लेता हूं कंटेंट। हाँ बिल्कुल बेटा, नहीं अभी कंटेंट भी बात करूंगा, अभी कहानी से ही सब समझा दूंगा ना पूरा कंटेंट, वो कंटेंट तो आपको पढ़ना है। अभी मैं एक एक फैक्ट सब कुछ आपको समझा देने वाला हूं। और बताओ बेटा क्या चल रहा है? तुलसी कुमारी, शिवम क्या चल रहा है बेटा? विजय कुशवाहा, भैया आज से आप लोगों के कहने पे मैं आपके सीसेट ग्रुप में भी शामिल हो गया, यानी यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्साथन ज्वाइन कर सकते हैं। शिवानी यादव, बिल्कुल बेटा, 100% बिना कुछ सोचे हुए मत समझना, 1 मिनट के लिए रुक जाएगा भाई। शिवानी आप लोगों के सामने पूछ रही हैं और सभी बच्चे, क्योंकि क्लास में काफी बच्चे हैं, आप सब शिवानी को मैं जो बात कह रहा हूं वो लॉजिकल है कि नहीं, अगर होगी तो बोल दीजिएगा यस शिवानी जो सर कह रहे हो 100% सही है, नहीं तो मुझे खुश कोई नहीं करेगा, क्योंकि हर एक बच्चे का फ्यूचर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सुनील अभिव्यक्ति की क्लास चले ना चले वो मैटर नहीं करता। शिवानी ने मुझसे पूछा कि क्या हम यूपी पीसीएस की तैयारी अगर कर रहे हैं तो प्रीलिम्साथन ले सकते हैं। बेटा तुम यूपी नहीं, जो भी 2025 का, चाहे आप बिहार ले रहे हो और चाहे यूपी या कोई भी स्टेट, उसको इसलिए ले सकते हो क्योंकि उसमें जो सेक्शनल टेस्ट है वो इस हिसाब से बनाए गए हैं जिससे कि आपका टॉपिक तैयार हो। जैसे मैं एक एग्जांपल केवल दूं, इकोनॉमिक्स का जैसे हमने पहला सेक्शनल टेस्ट, 4 सेक्शनल टेस्ट है, तो पहला टेस्ट में हमने क्या दिया, नेशनल इनकम दिया, इन्फ्लेशन दिया और उसके साथ तीसरा बेरोजगारी से संबंधित मुद्दे दिए। अब ये तीनों के 100 क्वेश्चन है। अब 100 क्वेश्चन के पहले प्री टेस्ट एनालिसिस यानी मेरा अपना लेक्चर कि कैसे आप टेस्ट की तैयारी करें, पहले आप उसको देखें, फिर आपने टेस्ट दिया और फिर आप मेरे साथ ग्रुप का हिस्सा हैं जो 24/7 चल रहा है, यानी हर एक डाउट का सलूशन में, फिर आपने लाइव टेस्ट दिया, फिर उसका पोस्ट टेस्ट एनालिसिस, और ऊपर से 31 तारीख से इकोनॉमिक सर्वे की क्लास भी चलने जा रही है। बट ऑब्वियस है वो अलग एक प्रकार का कोर्स है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप उसका भी हिस्सा बनेंगे तो आप और 100% तैयारी कर पाएंगे। तो एक बार सब बच्चे बताएं क्या बिल्कुल सही है कि नहीं? तो शिवानी मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, सब बच्चों ने ही देख सकते हो लिख दिया है। शिवानी ने पूछा सर यूपी पीसीएस, तो आप शिवानी बेटा कमेंट करो, समझ में आ गया? आकांक्षा कह रही है कि सर आप यूपी पीसीएस के लिए आकांक्षा कह रही है कि आप ले सकते हो आजमी,
प्रियंका, ईच एंड एवरीवन, क्या ही बोलूंगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल मैं कभी भी बेटे कोई झूठी राय नहीं दूंगा, ये मेरी अपनी लाइफ की एकदम पक्की स्टोरी होती है, मैं वैसा आदमी नहीं हूं। चलिए अब हम लोग इस पूरे टॉपिक को जरा एक कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। और देखो यही है यहां भैया, एकदम आनंद से पढ़ाई कीजिए। प्रेशर हम लोग क्यों लें, अरे यार ये हो गया वो नहीं भाई, जीना है। आप लोग सोचना, जो बच्चे यूट्यूब पर भी मुझे देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी मुझे आप अपने जिस तरीके से आप मुझे मानते रहे वैसे ही रखिएगा, मेरी मजबूरी है। एक बार जो बच्चे प्रीलिम्साथॉन में कोई न कोई तो आपका दोस्त होगा, एक बार आप पूछिए केवल कि रात को 11 साढ़े 11 बजे तक मैं ग्रुप में एक्टिव हूं, सुबह से एक्टिव हूं, 24 घंटे बच्चों के क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। इसलिए मैंने थोड़ा सा 2025 में ना एकांत में रहना चुना ही है, अपने जीवन में भी और इस व्यवस्था में। ठीक है, अगर इकोनॉमिकली में बहुत साउंड होता तो मैं शायद यूट्यूब पर सब कुछ अभी बंद कर चुका, तो मैं ट्रस्ट करिए, लेकिन फिर हमारे पास ऐड का कोई और साधन नहीं। आपको सुन करके हो सकता है ये लगेगा अच्छा ऐसा वैसा, तो आपका अपना सोचना है, लेकिन दिस इज द फैक्ट। क्योंकि मैं 2025 के लिए बहुत डरा हुआ हूं और बहुत आसान भी, दोनों प्रीलिम्स का रिजल्ट डरा हुआ हूं कि मेरे पास काफी बच्चे हैं, लेकिन कितने निकलेंगे, सीसेट का हालात कितना टफ है। अब मैं सोचो सीसेट में कल से घुस गया हूं, डेली एक क्वेश्चन रात को 10 बजे बच्चों को मिलता है, फिर उस पर एक संता बनता कहानी बताता हूं, फिर बच्चे बताते हैं सर समझ में आ नहीं है, फिर नए ढंग से बताता हूं, फिर कुछ और पूछते हैं, फिर रवि सर को उसके साथ कनेक्ट करता हूं। ठीक है, तो बहुत बेहतर कोशिश कर रहा हूं, इस वजह से मैं थोड़ा एक साल ना शांति से, कोई बिना प्रेशर के कि कौन लोग, क्योंकि आप बड़ा उसमें चक्कर होता है यूट्यूब में, कितने लोग लाइव हैं नहीं है, ये है वो है, ना जाने क्या क्या। ठीक है, तो इससे अच्छा हमने कहा खत्म ही करो ये पूरी कहानी, स्यापा ही खत्म करो। ठीक है, कहानी रिंग ऑफ फायर मेरे प्यारे बच्चों, और विवर्तनिक प्लेटो का महासंग्राम, यानी कहानी का टाइटल रिंग ऑफ फायर और विवर्तनिक प्लेटो का, टेक्टोनिक प्लेट्स का महासंग्राम यानी महाभारत। अब इसके कई चैप्टर मैंने बनाए हैं, लेकिन वो मैं यहां पर आपके सामने रखूंगा। चैप्टर नंबर 1, धरती की बेचैनी, धरती की बेचैनी। ठीक है, चैप्टर नंबर 2, टेक्टोनिक प्लेट्स यानी विवर्तन की प्लेटें। ठीक है, और यहां पर सब आपके सामने है भी। फिर इसके बाद आता है अध्याय 3 यानी चैप्टर 3, केस स्टडी, 2011 का जापान का भूकंप, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्लियर बेटा। फिर आएगा भारत को क्या करना चाहिए, तो इससे हम बहुत कुछ सीख लेंगे, और भविष्य की हमारी रणनीति क्या है। ठीक है, 5वां भविष्य की रणनीति, और फिर उसके बाद टॉपिक के अंदर चल के समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करें बेटा, चलिए। क्या, यानी पहला प्रश्न मैं आप सब यानी IQ IP के बच्चों से पूछ रहा हूं कि क्या हमारी धरती अंदर से शांत है? ठीक है, क्या हमारी धरती अंदर से शांत है? पृथ्वी यानी हमारी पृथ्वी इतनी ठोस सॉलिड दिखती है, फिर यह इतनी अस्थिर क्यों है? भूकंप आते ही क्यों है? इस प्रकार के प्रश्न मैं आप सबके सामने रख रहा हूं, और स्वयं इसका समाधान भी आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अब सबसे पहले हम समझेंगे विवर्तनिक प्लेटें, यानी हम जिस धरती पर चलते हैं वह क्या स्थिर है? आप लोग बताइएगा, क्या वो स्थिर है, स्टेबल है? बोलिए, हम जिस धरती पर चलते हैं क्या वो स्थिर स्टेबल है? नहीं है।
यह कई विशाल टुकड़ों में बटी है, जो आपको इस मैप में दिखाई पड़ रही है। इन टुकड़ों में बटे हुए हिस्से को ही हम प्लेटें कहते हैं। जैसे आपके घर में किचन में ढेर सारी प्लेट हो, तो हम जिस धरती पर चलते हैं वह स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, ये कई विशाल टुकड़ों में बटी हुई है। और इन्हीं विशाल टुकड़ों में बटे हुए क्षेत्रों को विवर्तनिक प्लेटें कहा जाता है, टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये प्लेटें पृथ्वी के ऊपरी ठोस भाग, यानी आप यहां देख सकते हैं लिथोस्फीयर, यानी स्थल मंडल का हिस्सा है, और नीचे मौजूद गर्म पिघले हुए मैग्मा पर तैर रही हैं। किस पर तैर रही हैं? मैग्मा पर ये तैर रही हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये देख सकते हैं, ये हो गया आपका मैग्मा। तो क्या समझ में आया कि हम जिस धरती पर चलते हैं वह स्थिर नहीं है, यह कई विशाल टुकड़ों में बटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। सबके नाम भी यहां है। ये प्लेटें कहां हैं? पृथ्वी के ऊपरी ठोस भाग, यानी स्थल मंडल, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। तो ये प्लेटें इसी का हिस्सा हैं और नीचे मौजूद गर्म पिघले हुए मैग्मा पर तैर रही हैं। तो अगर कहीं से भी इनको झटका लगा तो ये आसपास की चीजों को हिलाएंगी कि नहीं, बताइए मुझे। अब इसी पर आप, यानी जैसे गुड्डू कुमार हैं, इनके मन में एक प्रश्न उठता है कि सर, अगर ये तैर रही हैं तो हम इन्हें हिलते हुए क्यों नहीं देखते? यानी हमको तो पता नहीं चलता कि ये हिल रही हैं। तो मैं गुड्डू के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहूंगा, क्योंकि ये प्लेटें बहुत धीरे धीरे, सालों में केवल कुछ सेंटीमीटर खिसकती हैं, मूव करती हैं। लेकिन जब इनमें फ्रिक्शन और स्ट्रेस, यानी घर्षण और तनाव बहुत बढ़ जाता है, तब अचानक ऊर्जा निकलती है और भूकंप आ जाता है। तो भैया, आपको पता चला भूकंप कैसे आता है? यानी जब प्लेटों में फ्रिक्शन और टेंशन बहुत बढ़ जाता है तो उसी समय ढेर सारी ऊर्जा निकल जाती है और भूकंप आ जाता है, याद रखिएगा। अब धरती की 7 प्रमुख प्लेटें हैं, आप यहां से देख सकते हैं। यानी 7 प्रमुख प्लेट। सबसे बड़ी वाली है पैसिफिक प्लेट, यानी प्रशांत प्लेट। सबसे बड़ी महासागरीय प्लेट, लार्जेस्ट ओशनिक प्लेट है ये। और अब प्रीलिम्स के लिए भी याद रखिएगा, ये जो पैसिफिक वाली है ये कहां है, यानी जो अभी जापान की बात हम पढ़ रहे हैं, यह जापान, इंडोनेशिया और चिली में जो भूकंप आते हैं उसका कारण बनती है। तो प्रीलिम्स के लिए ये भी याद रखिएगा कि कौन सी प्लेट कहां के भूकंप का कारण बनती है, और आगे मैंने सब दिया हुआ है, आपने देखा एक टेबल में। तो पहली हो गई मेरे प्यारे बच्चों पैसिफिक प्लेट, यानी प्रशांत प्लेट। समझ में आया? यानी सबसे बड़ी यह ओशनिक प्लेट है और यह जापान, इंडोनेशिया और चिली में भूकंपों का कारण बनती है। मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट इज क्लियर यहां से। फिर इसके बाद क्या आता है? ये वाली आप देख सकते हैं, यूरेशियन प्लेट, यानी यह यूरोप और एशिया का अधिकतर हिस्सा कवर करती है और हिमालय को जन्म देती है। तो हिमालय का जन्म यूरेशियन प्लेट से जुड़ा हुआ है। फिर स्वाभाविक रूप से हमारी अपनी देख सकते हैं, ये वाली इंडियन प्लेट आपके सामने है, भारतीय प्लेट। यह यूरेशियन प्लेट से टकराकर हिमालय बनाती। किससे टकरा करके? इससे टकरा करके, यानी यूरेशियन प्लेट से टकरा करके। फिर आता है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, आप यहां पर देख सकते हैं, होगी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। क्लियर बेटा? यह प्रशांत प्लेट से, यानी पैसिफिक प्लेट से, यह इस वाली प्लेट से टकराकर कैलिफोर्निया में भूकंप उत्पन्न करती है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो इस हिसाब से आपको सारी चीजें देखते हुए जाना है मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद आता है फिलीपीन सागर प्लेट। जापान और फिलीपींस के पास स्थित है, जहां डीपेस्ट ओशन ट्रेंच है, सबसे गहरे महासागरीय गर्त है। तो प्रीलिम्स का यह भी है कि सबसे गहरे महासागरीय गर्त कहां पर है? फिलीपीन सागर प्लेट में। तो इस हिसाब से आपको पढ़ते हुए चले जाना है। फिर इसी प्रकार से नाजका प्लेट है, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे धंसकर, ये आप यहां पर देख सकते हैं, पेरू चिली ट्रेंच और एंडीज पर्वत बनाती है।
तो आप देख सकते हैं नजाका प्लेट भी हो गई। फिर साउथ अमेरिकन प्लेट आपके सामने ये देख सकते हैं, यह नजाका प्लेट से टकरा कर चिली में बड़े भूकंप उत्पन्न करती है। तो क्या आप सब प्लेट टेक्टोनिक्स या विवर्तनिक प्लेटों को समझ चुके हो कि नहीं समझ चुके हो, एक बार मुझे बताओ। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक सच सच बताना, एक एक बच्चा कोई नया हो वो भी बताए मुझे समझ में आया कि नहीं, विवर्तनिक प्लेटें क्या होती हैं। और इसी से आपने समझा कि भैया यहां पर घर्षण और तनाव होगा, भूकंप आएंगे, तो विवर्तनिक प्लेटें समझना सबको महत्वपूर्ण। और ये नहीं कि समझ गए, शानदार ढंग से समझ गए कि नहीं। यानी हम जिस धरती पर चलते हैं वह स्थिर नहीं है, यह कई विशाल टुकड़ों में बटी हुई है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेटें पृथ्वी के, आपने यहां मैप में देखा, ऊपरी ठोस भाग लिथोस्फीयर का हिस्सा और नीचे मौजूद, ये देख सकते हैं, ये वाला गर्म पिघले हुए मैग्मा पर तैर रही है। ठीक है, बट ये तैर रही पृथ्वी पर, हम चलते हैं तो हमें ये तैरती हुई दिखती नहीं, हिलती हुई दिखती नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्लेटें बहुत धीरे धीरे सालों में केवल कुछ सेंटीमीटर मूव करती हैं। लेकिन जब इनमें घर्षण और तनाव बहुत बढ़ जाता है, और यह घर्षण और तनाव कैसे बढ़ता है? इन्हीं 7 प्लेटों के कारण अपने अपने क्षेत्र में, और तब अचानक ऊर्जा निकलती है। अरे भाई, 2 लोग आप, ठीक है, और भूकंप आ जाता है। आप स्वयं विचार कीजिए, क्या आपका, यानी जो भी बच्चे बैठे हैं, आप कभी आपका सर टकराया है? आपका सर, हेड, कुछ भी कह लीजिए, आपकी खोपड़ी कभी आपस में किसी से टक्कर हुई? यानी आमने सामने कोई आदमी हो, दोस्त हो, कभी ऐसा बचपन से लेकर अभी तक का वाकया याद है? तो जो आपकी अच्छी टक्कर, या आपने सिनेमा में देखा हो, चाहे वो झूठा ही दिखाया गया हो, लेकिन टक्कर के बाद क्या होता है? दिमाग घूमने लगता है कि नहीं लगता? भूकंप आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो वही आप समझिएगा, जैसे ये आप जब सामने वाले से टकरा रहे हैं तो घर्षण और तनाव उत्पन्न हो रहा है, और फिर आप हिल जाते हैं, अरे यार चक्कर आ गया, क्या ही हो गया, या आप सर पकड़ करके बैठ जाते हैं। बस वही समझिए प्लेटों की भी स्थिति है। आप शायद और अच्छे से समझ गए। इसी प्रकार आप इमेजिन करिए, 7 प्रकार के खोपड़ी हैं। जैसे प्रशांत प्लेट, सबसे बड़ी महासागरीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, फिलीपीन सागर प्लेट, नाजका प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट। तब अगर ये समझ में आ गया है तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे रिंग ऑफ फायर को। किसको समझने की कोशिश करेंगे? रिंग ऑफ फायर को। तो कहानी के थ्रू थोड़ा सा आगे बढ़े और एक पिक्चर की तरफ बढ़े, जिससे हम, ठीक है ना, जिससे हम रिंग ऑफ फायर को बहुत अच्छे से समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर है? पढ़ा जाए भाई। पहले आप लोग बताइए, समझ गए बेटा? तो रिंग ऑफ फायर आपके सामने टॉपिक में दिया ही गया है। तो रिंग ऑफ फायर आप देख सकते हैं क्यों महत्वपूर्ण है, एंड सो ऑन इसकी पूरी पिक्चर। जरा एक बार पिक्चर देखिए, इसको ऑब्जर्व कीजिए, एक एक क्षेत्र को। तो प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी देख सकते हैं रिंग ऑफ फायर क्या है। जरा एक रीडिंग इसकी आप मारिए। यानी प्रशांत महासागर को घेरने वाला एक घोड़े की नाल के आकार का क्षेत्र, जैसे घोड़े की नाल होती है, या उसी प्रकार का एक क्षेत्र है मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं। ठीक है ना? ये देखिए, अब इस पिक्चर को फिर से आप देखिए और ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, एक एक नाम आप जरा देखिएगा। वही सारी प्लेटें, यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एक बार देख पैसिफिक प्लेट।
देखिएगा सारी प्लेट, नजाका प्लेट, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताई दिया। अब उसी के बाद लिखा हुआ है कि रिंग ऑफ फायर क्या है। तो रिंग ऑफ फायर मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रशांत महासागर, पैसिफिक प्लेट यानी प्रशांत महासागर के चारों ओर एक घेरा है। ये आप देख सकते हैं, चारों ओर एक घेरा है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा अर्थक्वेक यानी भूकंप आते हैं और सबसे ज्यादा वोल्केनो यानी ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। अब यह क्षेत्र पूरा विस्तार कितना है? लगभग 40,250 किलोमीटर लंबा और 15 से अधिक देशों से होकर गुजरता है। प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा कितने देशों से होकर गुजरता है, ये आपका होमवर्क है। आज सभी देशों की लिस्ट भी आपको बना लेनी, ठीक है। अब आता है रिंग ऑफ फायर क्यों खास है। तो दुनिया के 90% भूकंप यहीं आते हैं, 75%, इसको याद रखिएगा, जो सक्रिय ज्वालामुखी यहीं आते हैं। इन दोनों के कारण ऑब्वियस है मानव आपदा। यह इलाका यानी यह पूरा एरिया बहुत अस्थिर है क्योंकि यहां कई टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं। कैसे टकराती हूं मैंने आपको बता ही दिया, सारी प्लेट यहां है। अब आपके मन में आएगा कि यहां बार बार भूकंप क्यों आते हैं। तो इसका मुख्य कारण टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल, यानी सिंपल भूकंप का कारण ही हो गया टेक्टोनिक प्लेट की हलचल। तो कैसे? पृथ्वी की सतह अलग अलग प्लेटों में बटी हुई है जो बहुत धीरे धीरे हिलती है। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, खिसकती हैं या एक दूसरे से नीचे धंसती हैं तो भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, बताने की जरूरत नहीं। पॉइंट इज क्लियर बच्चे? मजा आ गया? 15 देश आपको निकालने हैं, फिर भी मैं उंगलियों पे गिना देता हूं। जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, चिली, पेरू, अमेरिका, अमेरिका का कैलिफोर्निया और अलास्का वाला एरिया, कनाडा, मैक्सिको और रूस। तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा जिससे चीजें आपके लिए क्लियर हो जाए। तो हमने प्लेट टेक्टोनिक भी समझ लिया और हमने रिंग ऑफ फायर भी समझ लिया। बच्चे एक बार बताएंगे समझ लिया कि नहीं समझ लिया? दोनों चीजें क्लियर हो गई बच्चे, ठीक है। तो बस अब बताने की जरूरत नहीं। केस स्टडीज 2013 का जापान का भूकंप, वो सब बताने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। और आप जैसे सबडक्शन वगैरह भी आप समझना चाहें तो क्या होता है, एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे चले जाना, इसे हम सबडक्शन बोलते हैं। वो भी आपका पीछे बता ही दिया गया। तो बस बाकी और इसमें कुछ ही रहा। तो रिंग ऑफ फायर बच्चों बताए, सारा फैक्ट यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ, बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो प्लेटें कैसे खिसकती हैं, सबडक्शन जोन क्या होता है। भारी महासागरीय प्लेटें जब हल्की महाद्वीपीय प्लेटों के नीचे घुसती हैं तो स्वाभाविक है उसे ही हम सबडक्शन जोन वाली गतिविधि कहते हैं। और फिर इससे खाइयां बनती है और ज्वालामुखी आते हैं। मारियाना ट्रेंच सबसे गहरी महासागरीय खाई जो फिलीपीन प्लेट के नीचे प्रशांत प्लेट के नीचे धंसने से बनी हुई है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से यहां पर छोटी छोटी चीजें देख सकते हैं। मजा आ गया बच्चों? जापान में भाई भूकंप आते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं, क्यों? तो प्रशांत प्लेट फिलीपीन सागर प्लेट के नीचे धंस जाती है और दोनों ओखोटस्क और यूरेशियन प्लेटों के साथ परस्पर क्रिया करती है और इस जटिल टेक्टोनिक गतिविधि के कारण वहां भूकंप आते हैं। तो प्लीज इसको रट लीजिएगा, वो 4 प्लेटों के चौराहे पर, जैसे आप अपने घर से निकले तो चौराहे पर पहुंचते ना, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और बीच में आप खड़े उसे बोलते हैं चौराहा। तो वैसे ही यह 4 प्लेटों के चौराहे पर स्थित है। शायद आपको अब समझ में आ गया होगा, इसीलिए यहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। तो प्रीलिम्स में पूछ ले कि भाई क्यों आते हैं, तो ये 4 प्लेटों के चौराहे पर, चारों प्लेटों का नाम आपको याद रख लेना है मेरे प्यारे बच्चे। सबडक्शन जोन मैंने आपको बता ही दिया, यानी यह प्रक्रिया तब होती जब अभिसारी सीमाओं के कारण एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी के नीचे धकेल दी जाती है। इंपैक्ट यही होता है कि भाई गहरी खाइयां बनती है, भूकंप, ये सारी ज्वालामुखी गतिविधियां होती हैं, ठीक है। तो बस इसको आपको याद रख लेना है, ये सारी चीजें होंगी। मजा आ गया बेटा? अब तो कुछ इसमें बताने की आवश्यकता नहीं, अब आप सब कर लेंगे इसको। अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है क्योंकि बस बाकी और कहानी वही है, इसी के कारण भूकंप आते हैं, मैंने आपको बता दिया। बाकी ये पिक्चर्स हैं
वो आप इसको पढ़ते जाएंगे तो कहीं से इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। केवल पिक्चर्स के द्वारा, बाकी सब फैक्ट वैक्ट हैं। जापान में जो भूकंप वगैरह, प्रमुख उदाहरण माउंट अंजेन विस्फोट, इसका प्रभाव क्या है, तो आप ये सारी चीजें कर लेंगे, ठीक है ना। प्रमुख टेक्टोनिक गतिविधि कौन कौन सी है आपको यहां बता देंगे जापान में, ठीक है। वोल्केनिक टेक्टोनिक यानी माउंट फूजी है, तोहोकू क्षेत्र है, तोहोकू में सबडक्शन जोन है जिसके कारण से यहां भूकंप आए, 11 में इतने लोग मरे, ठीक है। जापान में प्रशांत प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे जो है धंसना, तो ये आप सारा कुछ कर लेंगे, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है इसमें अलग से। जापान में आपदा प्रबंधन कैसे किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत बेहतरीन। तो सबसे पहले उन्होंने क्या डेवलप किया, भूकंप की पूर्व चेतावनी, तो यही हमको भी कॉपी करना बेटा अपने आंसर में, अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम उन्होंने, यानी जमीन के हिलने से कुछ सेकंड पहले अलर्ट जारी किए जाते हैं, सोच लीजिए आप। इसके अलावा दूसरा बेस आइसोलेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी इसका मतलब इस तकनीक के द्वारा जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वह किसी भी प्रकार के शॉक से सुरक्षित की गई, यानी वहां पर 6-7 का भूकंप आता है, बिल्डिंग हिलती है लेकिन बिल्डिंग गिरती नहीं है। उसे हम किस तकनीक से बनाया जाता है, बेस आइसोलेशन टेक्नोलॉजी, यानी स्वाभाविक बिल्डिंग को इस हिसाब से तैयार किया जाता है, उसके रूट को, कि हम जो भूकंपीय गतिविधि है उसका इसके ऊपर इंपैक्ट ना पड़े। तो इस प्रकार से यानी घर बनाना, हम भी जापान से ये सीख सकते हैं, इस प्रकार की चीजें, ठीक है। फिर इसके बाद कम्युनिटी को इन्वॉल्व करता है, यानी हमको, आपको, हम सभी लोगों को नियमित अभ्यास करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो यहां पर लिखी हुई है, और फिर उसके बाद उसका नेशनल लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर, म्युनिसिपल लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर क्या क्या करता है, आप इसको याद करके और फिर करिएगा। और चिली क्या करता है, इंडोनेशिया क्या करता है, कैलिफोर्निया यूएसए क्या करता है, वो सारी बातें हैं। अब आता है भारत का पहलू, भारत में भूकंपीय क्षेत्र। तो हिमालयी क्षेत्र भारतीय प्लेट की यूरोशियन प्लेट से टकराने के कारण भूकंप आने की संभावना रहती है। उदाहरण 2015 में नेपाल में जो भूकंप आया था, और हिंद महासागर में सुनामी वाली घटना। तो हमें जापान से क्या सीखना चाहिए भैया, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही मुझे कराना था। हम उन्हीं की तरह जो भी मैंने बताया हमको वह सब अपना लेना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो बस ये सारी बातें हैं, क्लियर है। रिंग ऑफ फायर के पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, ज्वालामुखी की राख, यानी जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वह कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी हमें देता है, जैसे उसी मिट्टी से जापान इंडोनेशिया में चावल की खेती होती है। जियोथर्मल एनर्जी पोटेंशियल उसमें होता है, जैसे आइसलैंड, जापान, फिलीपींस भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। नकारात्मक है, जीवन को नुकसान, सुनामी, ज्वालामुखी आपदाएं, बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। क्या करने की जरूरत है वो पहले भी बताया गया, फिर से एक बार यहां पर भी बता दिया गया। और उसके बाद आता है मॉडल क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, क्लियर है। जो आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया उन सब का आंसर यहां रेडी है, अब आप इनकी प्रैक्टिस करिए। रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर को घिरने वाला, प्रमुख टेक्टोनिक प्रक्रियाएं क्या क्या है वो सब यहां बता दिया गया है, ठीक है। मानव बस्तियों पर इंपैक्ट, निष्कर्ष, यानी पहले प्रश्न का, फिर दूसरे प्रश्न का आंसर, ठीक है, यानी इंट्रोडक्शन, जापान की आपदा तैयारी की रणनीतियां, भारत क्या सीख सकता, भारत के लिए सबक और सुझाए गए उपाय, निष्कर्ष। फिर इसके बाद निबंध है, तो इसका भी एक हल्का बता दिया गया, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, क्या क्या चैलेंज बताएंगे, तो इसको भी आप हल्का सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1000-1200 शब्द तो नहीं, लेकिन 300 से 400 शब्द में मैंने बता दिया, जिससे आप एक बार प्रैक्टिस कर सकें। फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले क्वेश्चन को भी बता दिया गया है, ठीक है ना, कि सबडक्शन जोन के गठन वाला क्वेश्चन जो स्टार्टिंग बताया था, दोबारा बताने का मतलब टाइम जाना। तो यहां पर देख सकते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स और सबडक्शन जोन के उदाहरण, यानी अगर आपको एडिटोरियल में कोई भी चीज समझ में नहीं आई मेरे प्यारे बच्चों, तो वो यहां क्वेश्चन आंसर में समझ में, मैंने जो पढ़ा है वो तो आपको सब समझ में आया, मान लीजिए कोई टर्म आपको वहां नहीं समझ में आएगा ना, तो वो सब मैंने क्वेश्चन में डाला, इसीलिए एक एक लाइन नहीं पढ़ रहा हूं, वो सब आपको यहां समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रशांत रिंग फायर में प्लेट इंटरैक्शन की क्या भूमिका होती है, ठीक है, वो सारी चीजें। रिंग ऑफ फायर में भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि, फिर होता है निष्कर्ष, और फिर आते हैं हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चन पर। क्या क्या प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट, रिंग ऑफ फायर, सबडक्शन जोन, टेक्टोनिक प्लेट्स, नानकाई टर्फ, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली, 2004 हिंद महासागर,
2011 तोहोकू भूकंप, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये सब चर्चा में। आप देख सकते हैं 2017 में आपसे सीएपीएफ में प्रश्न पूछा गया, रिंग ऑफ फायर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आ गया भाई 1 2 3। तो मतलब ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर हमने उसी लेवल का प्रश्न यहां पर तैयार करिए, रिंग ऑफ फायर और उसकी टेक्टोनिक गतिविधि के बारे में। तो देखिए, मेरी जो भूमिका होती है, किसी भी कोच की जो भूमिका होती है, वो आपको थोड़े समय में समझ में आएगी। जब इस बार मैं डरा हुआ हूं, बट उस डरने के कारण काम कर रहा हूं, लेकिन आप लोग मुझे विश्वास दे रहे हो, आप सब मुझे विश्वास दे रहे हो, जो भी इस समय आधारशिला बैच में है, प्रीलिम्साथॉन में है, या पीवाईक्यू एफपीक्यू में रहे हैं, वही पीवाईक्यू एफपीक्यू का नाम मैंने आधारशिला कर दिया है, क्योंकि वो हमारे फाउंडेशन बैच का भी हिस्सा है। तो आप सब मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे हो और आप लोग झूठ नहीं बोल रहे हो, क्योंकि मैंने आपको डरा के रखा है कि कितने बच्चे पास होंगे मुझे खुद ही कुछ नहीं पता है। कितने बच्चे पास होंगे मुझे खुद ही नहीं पता, लेकिन आप सब कहते हैं सर हम सब पास होंगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आप बस ये देखिए कि हम लोग कोई भी कंटेंट, जब चाहे आपको वहां पढ़ा रहा हूं या मैं हिंदू में ही पढ़ा रहा हूं, आपने कभी नोटिस किया कि मैं पीवाईक्यू के बगैर आगे बढ़ता हूं क्या? कभी भी बताओ कि अपने मन से चलो भाई कोटा पूरा करना है, हिंदू ही तो है, मुझे तो एडिटोरियल पढ़ाना है, बच्चे मुझे एडिटोरियल के लिए जानते हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन में कैसे भी डाल दूं। लेकिन कभी किसी क्लास में आपने नोटिस किया कि मैंने चलताऊ काम किया, भागने की कोशिश की कि बस 15-20 मिनट इधर उधर बता दिया, गेम ओवर हो गया? क्यों? क्योंकि आपको बहुत काम करना बेटे। आप स्वयं विचार करो, जो आईआईटीएन है, आप उन, देखिए आपके बारे में मैं, आपका उनसे मुकाबला है। अब ये नहीं कि हमारा दिमाग उनका दिमाग अलग है, नहीं, वो उनका ना एक इकोसिस्टम में वो रह चुके हैं, वो आप ही के घर परिवार के, मैं नहीं कह रहा हूं कोई अलग पृथ्वी से है, यानी जो आईआईटी के हैं या जो इंडिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज से हैं, इस टाइप के जो टॉप 10 के टॉप 20 के हैं, आपका मुकाबला उनसे है, सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़े हुए हैं। तो आपके लिए कोई मोटिवेशन काम कर, आपके लिए मोटिवेशन काम का है ही नहीं। आपके लिए अच्छे काम करने वाले लोग होने चाहिए बस, कि जो आपको प्रतिदिन उलझाए रखें और समझाए रखें, नहीं केवल उलझाए रखें यानी कंटेंट में, और समझाए रखें कंटेंट में आप कोई डाउट आपके सामने ना आए, क्योंकि आपका मुकाबला इनसे है बेटा। और ये अलग प्लेनेट्स नहीं, आपके मोहल्ले, आपके घर, आपके गांव के आसपास के हैं, आपके घर के हैं, लेकिन ये इनका एक इकोसिस्टम रह चुका है कि ये टफेस्ट एग्जाम को पास कर चुके हैं, इनको सीसेट में फेल होना नहीं है। 99.9% बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड के आईआईटीएन इस टाइप के लोग हैं, क्या ये मैथ में, ये सीसेट में फेल करते हैं? आप बताओ, नहीं फेल करते ना। कौन फेल करता है? ये सरकारी स्कूल वाले, हिंदी माध्यम वाले, रीजनल मीडियम के बच्चे। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं बेटे? तो इसी चक्र को मैं तोड़ना चाह रहा हूं, और ये तोड़ दूंगा। आप ही लोग कह रहे हो ना बेटा, 10 20 150 तो सीरियस, माने उसमें 26 वाले 26 को हटा दीजिए तो 150 आप सब सीरियस बच्चे हो। तो कहानी बदलने के लिए तो बस इतने सफिशिएंट है। इसीलिए मैं कभी भी जल्दबाजी नहीं करता हूं, और ना ही कभी अपने मन से कोई काम नहीं। भाई, जो यूपीएससी की अप्रोच है वही बच्चे के सामने रखो। तो इसलिए उसी बेस पर देख सकते हैं रिंग ऑफ फायर और इसकी टेक्टोनिक गतिविधि पर एक क्वेश्चन, उसका आंसर एनालिसिस। कोई गलती हो उसके लिए हम लोग, मतलब होती नहीं, लेकिन फिर भी एक बात कह रहा हूं, वो हम लोग डिस्कशन फोरम अपना ओपन है। भूकंप और पूर्व चेतावनी प्रणालियों के बारे में निम्नलिखित में से कितने कथन सही? अब भारत का राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, उसका भी जिक्र कर दिया गया है। 15 क्वेश्चन तैयार किया हूं, ठीक है, पढ़ते जाइए आप बस। केवल टेक्टोनिक गतिविधि और आपदा प्रबंधन के बीच के संबंध में कौन सा कथन सही है? अरे 15 था, इसने कम ही लगाया यार। ठीक है, तो ये प्रीलिम्साथॉन 2.0 मेरे प्यारे बच्चों,
आप सब इसका हिस्सा जरूर बनिए, ठीक है। जो भी बच्चे अभी तक इसमें शामिल नहीं है ना, अब आपके पास समय, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब तुरंत आइए और आधारशिला बैच के साथ आइए। ये अद्भुत है क्योंकि इसमें 24/7 मैं अवेलेबल हूं, सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है। बाकी ये फाउंडेशन, अभिव्यक्ति पास, ये फोन नंबर जिन पर आप कॉल करके कनेक्ट हो सकते हैं या मैसेज करेंगे, हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। ये फाउंडेशन बैच मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका हिस्सा बन जाइए। हिंदी साहित्य की क्लासेस आप ज्वाइन करिए, इतिहास की क्लासेस आप ज्वाइन करिए ऑप्शनल। 17वीं बीपीएससी मेंस की क्लासेस बहुत बढ़िया से हम लोग रन कर रहे हैं, जबकि यह क्रैश कोर्स है, आपको अच्छे से पता नहीं, टेस्टा मेंस नाम से हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चे सेटिस्फाई हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन बिहार पीसीएस में जिनको भी हमसे पढ़ना है, यानी रवि सर जो हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं, वो स्वयं 72 मार्क्स में से 69 मार्क्स प्राप्त कर चुके हैं। इसी प्रकार से यानी यूपीपीसीएस का भी टेस्टा मेंस चल रहा है, जिनको भी प्री निकलने की संभावना, वो जरूर इसका हिस्सा बने और इन नंबर पर कनेक्ट करके इस कोर्स का हिस्सा बने। ये मेरे बारे में जानकारी, खासकर जो फर्स्ट अटेम्प्ट या नए बच्चे होंगे, एक्सपीरियंस हमेशा टीचर का आपको काउंट करना चाहिए, जो कि एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस के साथ उसका करंट से कितना कनेक्शन है। करंट मतलब वन लाइनर खबरें नहीं, करंट मतलब मुद्दों पर, ठीक है। तो ये हो गया